नमस्कार बच्चों, स्वागत करता हूं आपका अपने इस वीडियो में। आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं एक नया टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स, जो कि क्लास 12th एग्रीकल्चर साइंस बेस्ड है। ठीक है, फिज़िक्स के लिए भी इम्पोर्टेंस हो सकता है, फिज़िक्स जो लोग पढ़ाई करते हैं उन लोग। ठीक है, यहाँ से कुछ क्वेश्चन हो सकता है थर्मोडायनेमिक्स से, आपके कई प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें पूछे जाए। आपके स्टेट बोर्ड में तो सवाल आता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो मत नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ आज थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या पढ़ने हैं। मैं सिंपली आपको लेके चलूँगा कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है, उसमें गतिकी होता क्या है। ठीक है, क्यों कहा गया है थर्मोडायनेमिक्स, कुछ सिस्टम और सराउंडिंग्स के बारे में बात करेंगे जो थर्मोडायनेमिक्स बनाता है। ठीक है, हम लोग बात करेंगे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल के बारे में, चर के बारे में, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे, संतुलन के बारे में बात करेंगे, स्टेट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रोसेस कैसे होता है और बताऊंगा आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उष्मागतिकी होता क्या है। ठीक है, फिजिक्स का पोर्शन है उष्मागतिकी। तो उष्मा और गतिकी, किसकी उष्मा और किसकी गतिकी। ठीक है, तो मैं इसको डेफिनेशन से क्लियर कर देता हूँ। उष्मागतिकी फिजिक्स की वह ब्रांच है या वह शाखा है जो उष्मा ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा के पारस्परिक संबंध पर विचार करती है। मतलब जहाँ पर हम उष्मा ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा के पारस्परिक संबंध का अध्ययन करें वो थर्मोडायनेमिक्स हो जाता है। भौतिकी की वह शाखा, डेफिनेशन केवल इसी को लिख रहा हूँ, बाकी एक्सप्लेन करते जाऊँगा। भौतिकी की वह शाखा है जो उष्मा ऊर्जा व यांत्रिक ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा व यांत्रिक ऊर्जा के पारस्परिक संबंधों पर विचार करती है। पारस्परिक संबंधों पर विचार करती है। विचार करती है का मतलब हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये होता है उष्मागतिकी। कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम उष्मा ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा का अध्ययन करें, एक साथ के संबंधों का अध्ययन करें, कि पारस्परिक संबंधों पर हम विचार करें, तो वो हो जाता है थर्मोडायनेमिक्स हो जाता है। ठीक है, हम यहाँ पर कुछ कंटेंट ऐसा सुनते हैं और देखते हैं कि गैसों में प्रसार क्यों होता है। हम इसको ऐसा समझिए, हम ऐसे इस प्रकार से समझ सकते हैं, आप भी समझने की कोशिश करिए कि गैसों में प्रसार कैसे होता है, क्यों होता है गैसों में प्रसार। ठीक है, आपको पता है कि गैसों में प्रसार टेम्परेचर बढ़ने की वजह से होता है। मतलब आपको पता है कि जब किसी भी पदार्थ की टेम्परेचर को हम बढ़ाते जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण, क्योंकि गैस की बात कर रहे हैं, गैसों में प्रसार की बात कर रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण उसके अणु दूर दूर होते जाते हैं, गतिज ऊर्जा बढ़ते जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ते जाती है, जिसके कारण गैसों में प्रसार होता है। अर्थात जब हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है। ठीक है, अगर बात करते हैं तापीय विकिरण की बात करते हैं, टेम्परेचर जिस विकिरण में है उस विकिरण की अगर बात करते हैं, ताप विद्युत प्रभाव की बात करते हैं हम लोग, तो ऐसे कई घटनाएं हैं जो उष्मागतिकी क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इन केमिकल साइंस या केमिस्ट्री में भी हम लोग उष्मागतिकी से परिचित है। जैसे हम लोग थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, हम लोग उष्मागतिक संतुलन पढ़ते हैं। उष्मागतिक संतुलन में रासायनिक साम्य पढ़ते हैं हम लोग, रासायनिक साम्य पढ़ते हैं हम लोग। और विद्युत रसायन में भी हम लोग उष्मागतिकी के नियम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। अभियांत्रिकी के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उष्मागतिकी का आप विस्तृत रूप में यूज़ देख सकते हैं, आप उसका एप्लीकेशंस देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो आगे आते हैं, उष्मागतिकी कैसे बनता है, कौन बनाता है। तो उष्मागतिकी दो फैक्टर यहाँ पर बनाता है, एक होता है सिस्टम और दूसरा होता है सराउंडिंग्स। ठीक है, एक है सिस्टम, दूसरा है सराउंडिंग्स। सिस्टम को हिंदी में कहते हैं निकाय, सराउंडिंग्स को बोलते हैं प्रतिवेश। निकाय और प्रतिवेश क्या है, आपको पता है कि कई कण पूरी पृथ्वी में जो मिलकर बना हुआ है, अगर कोई वस्तु को लें तो वो कई कणों से मिलकर बना हुआ है। तो कई कणों से मिलकर बने हुए वस्तु को हम लोग प्रबंध कहते हैं, उस प्रबंध को निकाय कहते हैं। मतलब कई कणों या कई वस्तुओं से मिलकर बने हुए प्रबंध को निकाय कहेंगे। ठीक है ना, कई कण उसमें मिलकर बना हुआ है। जैसे हम लोग बात करते हैं निकाय की बात करते हैं, तो निकाय किसे कहेंगे। तो पेन, फॉर एग्जांपल पेन, एक ये पेन, ये जो पेन है ये अपने आप में एक सिस्टम है, निकाय है।
ठीक है ना, क्यों? क्योंकि इसमें कई कण या कई वस्तुओं से मिलकर बना हुआ है, तो ये निकाय हो गया। क्लियर है? ठीक है। अब बात आती है सराउंडिंग्स किसे कहते हैं। मैं इसमें एग्जांपल दिया मैंने आपको पेन का। किसका एग्जांपल दिया? पेन का। ठीक है। अब सराउंडिंग्स किसे कहेंगे? इस सिस्टम के वह बाहरी पदार्थ जो सिस्टम पर इफेक्ट डाले, प्रभाव डाले, ठीक है, सराउंडिंग या प्रतिवेश कहलाता है। अब बोलेंगे कि पेन पर कौन कौन प्रभाव डालेगा? कई सारी चीज़ें प्रभाव डाल सकता है। टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो गया तो अंदर की इंक सूख जाएगी, सूखेगा तो हम जब उसको चलाएंगे तो चलेगा नहीं। क्लियर है? हम किसी पत्थर से मार देंगे, पटक देंगे तो टूट जाएगा। टूट जाएगा कि नहीं टूटेगा? मतलब बाहरी पदार्थ जो निकाय पर अपना प्रभाव डालता है वो कहलाता है सराउंडिंग या प्रतिवेश कहलाता है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो इसमें कई एग्जाम्पल आते हैं। इसके एग्जाम्पल मैंने एक पेन बताया, और अदर एग्जाम्पल में हम लोग जाएँ आपके सिलेबस के बेस पे तो उसमें आपको मिलेगा, जैसे ऊपर से अगर कोई पत्थर का टुकड़ा गिर रहा है, पृथ्वी की ओर गिर रहा है, तो जो पत्थर का टुकड़ा है वो अपने आप में निकाय है। ठीक है ना? पत्थर का जो टुकड़ा है वो निकाय है। पत्थर का टुकड़ा क्या है? निकाय है। ठीक है। और किस पर आके गिरेगा? पत्थर का टुकड़ा ऊपर से नीचे गिर रहा है तो पृथ्वी की सतह से टकराएगी। किससे टकराएगी? पृथ्वी की सतह से टकराएगी। और ये जो पृथ्वी की सतह से टकराएगी, पृथ्वी की सतह होगी प्रतिवेश। ये क्या होगी? प्रतिवेश या सराउंडिंग होगा। पत्थर का टुकड़ा अपने आप में सिस्टम है, और पृथ्वी मतलब पृथ्वी अर्थात भूमि का हिस्सा जहाँ पर टकरा रही है वो उसके लिए सराउंडिंग है, प्रतिवेश के समान कार्य करेगा। ठीक है। दूसरा एग्जांपल आप लोग ले लें, जैसे आप लोग सिलेंडर देखे होंगे। सिलेंडर गैस तो सभी के घर में उपयोग की जाती है ना, वो तो देखे ही होंगे। ऑक्सीजन सिलेंडर भी आपने देखा होगा। तो वो बेलन ले लेते हैं, उस बेलन में मान लो गैस भरी हुई है। गैस भरी बेलन, ये जो गैस भरी बेलन है अपने आप में एक निकाय है, एक सिस्टम है। ठीक है। अब बोलते हैं गैस भरी निकाय जो सिस्टम है, जो बेलन है, ठीक है, उस सिस्टम या उस निकाय को कौन कौन प्रभावित करेगा? तो उसमें लगने वाला, उसमें जो स्विच लगा रहेगा, ठीक है, पिस्टन, वो क्या क्या प्रभावित करेगी उसको? ठीक है। गैस भरी बेलन अपने आप में एक सिस्टम है। अगर हम लोग ये कहें कि सराउंडिंग क्या होगा इसके लिए, तो उसमें जो पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन, स्विच आप बोल सकते हैं, रेगुलेटर, जैसे आपके घर की बात करूँ तो मैं रेगुलेटर उसमें लगा हुआ है, तो रेगुलेटर उसको प्रभावित करेगी। प्रभावित करेगी मतलब क्या है? ये सराउंडिंग है या प्रतिवेश है? क्या है? सराउंडिंग है या प्रतिवेश है। बुनसन ज्वाला, बुनसन ज्वाला मतलब वहाँ से एक पाइप निकली हुई है, जहाँ पर आप लाइटर लगाते हैं, जहाँ पर से आप जलाते हैं, तो वो हो गए बुनसन ज्वाला। वो भी सराउंडिंग है क्योंकि वो उस पर प्रभाव डालते हैं, तो ये हो गया प्रतिवेश। ठीक है। आप किसी भी सिस्टम को ले सकते हैं, किसी भी प्रकार का सिस्टम को ले सकते हैं। आप साइकिल में जो हवा भरी हुई है उस ट्यूब को ले सकते हैं, उस टायर और ट्यूब को ले सकते हैं। ठीक है। आप बोलेंगे उसको कौन प्रभावित करेगा? आपने देखे होंगे जब ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो कभी कभी वो अपने आप पंक्चर हो जाता है, मतलब जो जोड़ होता है ट्यूब का वो खुल जाता है। ठीक है। या कभी कोई कील गड़ गया, कभी कोई कांच का टुकड़ा गड़ गया, कभी कोई पत्थर का टुकड़ा गड़ जाता है, तो वहाँ से हवा बाहर निकल जाता है। मतलब वो बाहरी जो पत्थर का टुकड़ा है, कील है, जो उसको भेद कर हवा को बाहर निकालने में कहना चाहिए कि मददगार है। अब यहाँ पर मैं कहूँगा मददगार है, तो वो कहलाएगा, उसके लिए सराउंडिंग या प्रतिवेश कहलाएगा। क्लियर है? अब आगे आता है थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, ठीक है, उष्मागतिक चर बोलते हैं इसको। ठीक है। तो ऐसी राशियां, उष्मागतिक चर में ऐसी राशियां जिनकी सहायता से किसी उष्मागतिक निकाय की व्याख्या की जा सकती है। ठीक है ना? ऐसी राशियां जिसकी सहायता से किसी उष्मागतिक निकाय की व्याख्या की जाती है। निकाय मतलब सिस्टम की व्याख्या कर सकते हैं हम, उष्मागतिक चर कहलाएगा। ठीक है। तो ये कौन कौन से होता है? ये होता है वेरिएबल में जो चर है वो होता है प्रेशर, आयतन होता है, टेम्परेचर होता है, ठीक है, एंट्रोपी होती है। ठीक है। प्रेशर को P से दर्शाते हैं, वॉल्यूम को V से दर्शाते हैं, टेम्परेचर को T से दर्शाते हैं, एंट्रोपी को S से दर्शाते हैं। ठीक है। क्लियर है? ये हो गया उष्मागतिक चर, अर्थात उष्मागतिकी की व्याख्या हम इन चर से करेंगे, इन राशियों से करेंगे। आगे आता है उष्मागतिक संतुलन, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये जो थर्मोडायनेमिक संतुलन की बात हम लोग जब भी करते हैं,
तो इधर लिख देते हैं अपन, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये उष्मागतिक संतुलन, उष्मागतिक संतुलन का मतलब होता है यदि हम किसी निकाय पर कार्य करने वाले बल को शून्य माने, अब शून्य माने नहीं बल्कि होता है, तो अपन ऐसा कहें कि किसी निकाय पर कार्य करने वाला नेट बल शून्य होता है, तो वह निकाय हमेशा यांत्रिक संतुलन में होता है। क्लियर है? मतलब निकाय पर जो बल कार्य कर रहा है, कार्य करने वाला है, उस नेट बल को हम शून्य मान रहे हैं, तो निकाय किस अवस्था में है? संतुलन की अवस्था में है। यदि निकाय के प्रत्येक भाग का ताप समान हो जाए और वातावरण की ताप के बराबर हो, तो वह निकाय तापी संतुलन में कहलाएगा। देखिए समझिए इस चीज़ को कि कोई निकाय है, उस पर कार्य करने वाला नेट बल शून्य होगा। अगर नेट बल शून्य है तो वो यांत्रिक संतुलन में कहलाएगा। नेट बल मतलब टोटल जो फोर्स होगा वो कैसा होगा? टोटल बल जो होगा वो शून्य होगा। अगर शून्य होगा तो यांत्रिक संतुलन कहलाएगा। कैसा संतुलन कहलाएगा? यांत्रिक संतुलन कहलाएगा। यदि निकाय के प्रत्येक भाग का ताप वातावरण के ताप के बराबर हो, ताप बराबर हो, तो ये कहलाएगा तापी संतुलन, वो यांत्रिक संतुलन हो गया। ठीक है। अब हम कहते हैं कि किसी निकाय की जो केमिकल स्ट्रक्चर है समय के साथ अपरिवर्तित रहती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता, कोई बदलाव नहीं होता, तो वो निकाय रासायनिक संतुलन की स्थिति में है, ऐसा कहेंगे। यदि उसके किसी भी प्रकार के केमिकली ऑर्गेनाइजेशन परिवर्तित नहीं होता तो वो कहलाएगा केमिकल या केमिकली इक्विलिब्रियम, अर्थात रासायनिक संतुलन की स्थिति में है, ऐसा कहेंगे। जब कोई निकाय यांत्रिक, तापीय और रासायनिक संतुलन में होता है, अर्थात जब कोई निकाय यांत्रिक, तापीय और रासायनिक संतुलन में होता है तो वह निकाय उष्मागतिक संतुलन में कहा जाता है। कोई निकाय है, कोई भी सिस्टम है, वो उसका यांत्रिक संतुलन में है, तापीय संतुलन में है और रासायनिक संतुलन में है, तो एक साथ क्या कहेंगे उसको कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, अर्थात उष्मागतिक संतुलन में है। क्लियर है? उष्मागतिक संतुलन में कहा जाएगा। नेक्स्ट, थर्मोडायनेमिक स्टेट, थर्मोडायनेमिक स्टेट अवस्था। तो ये जो उष्मागतिक अवस्था है ये क्या होता है? किसी भी निकाय के लिए हम लोग उष्मागतिक चर ज्ञात करते हैं, मतलब हमको चर ज्ञात है यदि, तो हम कहते हैं कि उस निकाय के उष्मागतिक चरों का एक सेट उष्मागतिक अवस्था को प्रदर्शित करता है। उष्मागतिक अवस्था कहने का मतलब है कोई भी एक चर, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर या एंट्रोपी में से कोई भी एक अगर हम लोग लेते हैं, कोई भी एक लेते हैं, तो उस निकाय की इन चरों में से कोई एक चर का नाम अगर हम लोग लेते हैं तो वो उष्मागतिक अवस्था को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? उष्मागतिक अवस्था को दर्शाता है। किसी भी प्रकार की अगर राशि है, वेरिएबल है, मैं यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल लिखता हूँ, वेरिएबल से आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर एक चर नामक राशि है। अब कोई भी हो सकता है, प्रेशर भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है, टेम्परेचर भी हो सकता है और एंट्रोपी भी हो सकता है, एटसेट्रा। ठीक है। फिर आता है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी ये क्या होता है? इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी मतलब होता है आंतरिक ऊर्जा। क्या होता है? आंतरिक ऊर्जा। प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है। आपको पता होना चाहिए कि हर पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है, अर्थात अणुओं की गतिज ऊर्जा, पदार्थ के ताप पर स्थितिज ऊर्जा। ठीक है ना? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको पता है कि प्रत्येक पदार्थ कई अणुओं से मिलकर बना हुआ रहता है, तो अणुओं की गतिज ऊर्जा, पदार्थ के ताप पर और स्थितिज ऊर्जा अणुओं के बीच की दूरी और उनकी मध्य लगने वाले आकर्षण बल पर निर्भर करता है। ठीक है, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ। अणुओं की गतिज ऊर्जा, अणुओं की गतिज ऊर्जा जिससे मिलकर कोई पदार्थ बना है, सीधी सी बात। ठीक है, अणुओं की गतिज ऊर्जा पदार्थ के ताप पर, ठीक है, और इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा, गतिज और स्थितिज दो प्रकार की ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा जो है ये अणुओं के बीच की दूरी, किसकी दूरी? अणुओं के बीच की दूरी और उनके मध्य लगने वाले बल, आकर्षण बल पर निर्भर करता है स्थितिज ऊर्जा।
क्लियर है, समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अब सभी अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होगी, अर्थात सभी अणुओं की गतिज ऊर्जा को पदार्थ की आंतरिक गतिज ऊर्जा, समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? सभी अणुओं की, कोई भी पदार्थ है, जैसे एक पदार्थ है, ये कई अणुओं से मिलकर बनी है, तो इसके संपूर्ण अणुओं की गतिज ऊर्जा को, इसके संपूर्ण अणुओं की गतिज ऊर्जा को, कौन सी ऊर्जा को? गतिज ऊर्जा को आंतरिक गतिज ऊर्जा कहेंगे। आंतरिक गतिज ऊर्जा कहेंगे, ठीक है। और समस्त अणुओं की स्थितिज ऊर्जा को, इसकी स्थितिज ऊर्जा को आंतरिक स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। आंतरिक स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। क्लियर है? अब दोनों ऊर्जा को एक साथ मिलाकर, दोनों को हम अगर मिला दें, तो इन सबको एक साथ मिला दें तो ये हो जाता है इंटरनल एनर्जी, हो जाता है आंतरिक ऊर्जा हो जाता है। क्लियर है? अब हमें पता होना चाहिए कि किसी भी पदार्थ का यदि वो आदर्श गैस के मध्य में रखा है, तो हम कहेंगे कि आदर्श गैसों के अणुओं के बीच कोई आणविक आकर्षण बल कार्य नहीं करता, है ना। आदर्श गैस के अणुओं के बीच कोई आणविक आकर्षण बल कार्य नहीं करता, अतः आदर्श गैस की स्थितिज ऊर्जा हमेशा शून्य होती है। ये याद रखोगे, आदर्श गैस की स्थितिज ऊर्जा हमेशा क्या होती है? शून्य होती है, जीरो होती है। ठीक है, कारण क्या है? क्योंकि आदर्श गैस के अणुओं के बीच में कोई आणविक आकर्षण बल कार्य नहीं करता, इसलिए। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा पूर्णतः उसकी गतिज ऊर्जा होती है। मतलब आदर्श गैस की जो आंतरिक ऊर्जा है वही उसकी गतिज ऊर्जा कहलाएगी। क्लियर है? अब आता है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रम। थर्मोडायनेमिक्स प्रक्रम में जितने भी प्रकार के वेरिएबल पढ़े हैं, दाब, आयतन, ताप और एंट्रोपी, अगर किसी भी कोई दो राशि बदलती है यहाँ पर, तो तीसरे जरूर प्रभावित होगा। ये याद रखोगे। दो स्वतंत्र चर को बदलकर आप निकाय को एक अवस्था से दूसरे अवस्था में ले जा सकते हैं। उस ले जाने की प्रक्रिया को ऊष्मागतिक प्रक्रम कहते हैं। मतलब किसी भी चर को आप कोई निकाय है, निकाय में मान लो 3 चर हम बताते हैं कि दाब इतना है, वॉल्यूम इतना है, टेम्परेचर इतना है, इतने टेम्परेचर में। तो किसी भी 2 चर को अगर हम लोग बदलते हैं, तो 2 चर को बदल दें तो वो दूसरी अवस्था में पहुंच जाएगा निकाय, और जो दूसरी अवस्था में पहुंचेगा उस प्रक्रिया को ही ऊष्मागतिक प्रक्रम कहते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहते हैं। क्लियर है? ऊष्मागतिक प्रक्रम कई प्रकार के हो सकते हैं, समतापी, रुद्धोष्म, चक्रीय, समदाबी, समायतनिक। मैं इसके बारे में फिर से न्यू वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है बनाना। ठीक है, साइक्लिक, चक्री मैंने कहा, आइसोथर्मल कहा, समतापी, एडियाबैटिक प्रोसेस अर्थात रुद्धोष्म प्रक्रम, और लास्ट में मैं बताऊंगा कैसे एनर्जी चेंज होती है उसको। ठीक है, तो वो सारे चीज़ें प्रक्रम के अंतर्गत आपको मिलेगा। ठीक है, निकाय के द्वारा किए गए कार्य, चूँकि ऊष्मागतिकी प्रक्रम में चिन्ह परंपरा प्रचलित है। क्या परंपरा प्रचलित है? चिन्ह परंपरा। मतलब इसमें भी चिन्ह लगता है, जैसा लेंस वेंस वाले आप लोग देखे होंगे ना, उसमें चिन्ह लगता है ना, माइनस और प्लस, तो इसमें भी लगता है। निकाय द्वारा किया गया कार्य हमेशा धनात्मक होता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, निकाय द्वारा किया गया कार्य, समझिए इसको, निकाय द्वारा किया गया कार्य हमेशा धनात्मक होगा। ठीक है, और जब निकाय पर आप कार्य करेंगे, निकाय पर किया गया कार्य निकाय द्वारा करेंगे तो धनात्मक, और निकाय पर करेंगे तो ये ऋणात्मक होगा। ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में, स्टेट बोर्ड में छोटे क्वेश्चन के रूप में। ठीक है, इसके बाद आता है आपके इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक, और वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ये बता रहा हूँ मैं आपको। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या होता है? जूल के अनुसार, ये जो होता है ना परिभाषा इसका, तो अकॉर्डिंग टू जूल एक साइंटिस्ट था। ठीक है, जूल के अनुसार ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम होता है
W इक्वल टू जे एच, जे फॉर जूल और एच फॉर आवर अर्थात घंटा। ठीक है, मैंने W मतलब हो गया कार्य, जूल मतलब ऊर्जा, और ये घंटा मतलब कितने घंटे में कितनी ऊर्जा खपत हुई उसके कार्य को दर्शाएगा, ये हो गया इसका मतलब। तो परंतु निकाय को दी गई ऊष्मा पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित नहीं हो सकती। हम जानते हैं, हम किसी भी प्रकार के सिस्टम को यदि ऊर्जा देती हैं तो उतनी ऊर्जा पूरे कार्य में परिवर्तित हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, आप भी जानते हैं। रोज़ गैस चलाते होंगे, ज़रूरी नहीं कि सारा गैस से निकला हुआ टेम्परेचर या ताप आप जो रखे हैं बनाने के लिए उसमें तुरंत बन जाता होगा, नहीं बनता, समय लगता, लगता है कि मतलब खपत होती है। उसका कुछ भाग आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने में व्यय हो जाता है। ठीक है, क्लॉसियस के अनुसार कुछ भाग आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाने में व्यय होता है, उसका कुछ भाग किसको, निकाय की आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाने में व्यक्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, व्यय हो गया, खपत होगी उसकी। मतलब ये साबित होता है कि जितनी ऊर्जा हम निकाय को देते हैं उतने में से पूरा कार्य में परिवर्तित कभी नहीं हो पाती। ठीक है, क्योंकि उसको चालू करने में समय लग जाता है ना भाई, चालू करने में मतलब उसकी ऊर्जा को बढ़ाने में व्यय हो जाता है, खपत हो जाता है। इसलिए क्लॉसियस के अनुसार, एक साइंटिस्ट है क्लॉसियस, ठीक है, इसके अनुसार ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम बताया जाता है। और क्लॉसियस के अनुसार ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम होता है वो होता है डेल क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। ठीक है, ये होता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ठीक है, जहाँ पर डेल क्यू इक्वल टू होगा निकाय को दी गई ऊष्मा, निकाय को दी गई ऊष्मा। ठीक है, डेल यू बराबर होगा निकाय के आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, जाहिर सी बात है आप ऊर्जा दे रहे हैं तो थोड़ी वृद्धि होगी। ठीक है, और डेल W इक्वल टू होता है निकाय द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, तो आप इसे समझ सकते हैं इस इक्वेशन या समीकरण के बेस पे। ऊष्मागतिकी का इसको हम लोग प्रथम नियम का गणितीय रूप कहते हैं, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का ये गणितीय रूप है। ठीक है, अब इसको शब्दों में हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, जब किसी ऐसे निकाय को जो बाह्य कार्य करने में समर्थ हो, मतलब कोई सिस्टम है, कोई तंत्र है, वो कार्य कर सकती है, हम जानते हैं वो कार्य करेगी। यदि हम ऊष्मा देते हैं डेल क्यू, यदि ऊष्मा दी जाती है तो उस निकाय के द्वारा अवशोषित ऊष्मा मतलब आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हुई। ठीक है ना, निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा उसके द्वारा किए गए कुल कार्य के, उसके द्वारा किए गए कुल बाह्य कार्य के और उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के योग के बराबर होती है। जाहिर सी बात है, जब आपने ऊष्मा दिया, उसने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करेगा, उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी। ठीक है ना, क्या होगा, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी, अवशोषित करेगी निकाय और उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो कितना आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हुई और कितना वो कार्य करता है, बाह्य कार्य करने में सक्षम है, दोनों के योग को हम लोग कहते हैं, क्या कहेंगे इसको, निकाय को दी गई ऊष्मा के बराबर होता है, निकाय को दी गई ऊर्जा के बराबर होता है। ठीक है, समझ में आया समीकरण। ये जो समीकरण है इसको ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय रूप कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो मात्रक है डेल क्यू, डेल यू और डेल डब्ल्यू का, वो एक ही मात्रक में मापे गए हैं, ध्यान रखना चाहिए आपको। ठीक है, मैंने पहले बताया यदि निकाय द्वारा ऊष्मा ली जाती है तो डेल क्यू धनात्मक होगा, निकाय द्वारा ऊष्मा अगर ली जाती है तो डेल क्यू धनात्मक होगा, निकाय द्वारा ऊष्मा अगर दी जाती है तो डेल क्यू ऋणात्मक होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आई रिपीट, निकाय द्वारा ऊष्मा ली जाती है तो डेल क्यू धनात्मक होगा, निकाय द्वारा ऊष्मा अगर दी जाती है तो डेल क्यू ऋणात्मक होगा। ठीक है, समझ गए। ठीक है, ऐसे ही अगर निकाय द्वारा कार्य किया जाता है तो डेल डब्ल्यू धनात्मक होगा, निकाय के द्वारा अगर कार्य किया जाता है तो डेल डब्ल्यू धनात्मक होगा, और किसी बाह्य स्रोत के द्वारा निकाय पर हम कार्य करते हैं तो डेल डब्ल्यू ऋणात्मक होगा। क्लियर है, मतलब जब वो खुद करे तो धनात्मक है, किसी के द्वारा करवाया जाए तो ऋणात्मक है। ऐसा समझिए इसको सरल शब्दों में। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। वीडियो को बार बार देखिए, बारी बारी से देखिए, बहुत सरल सा टॉपिक है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।